नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों और मौतों की संख्या में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 1,32,788 नए कोरोना के केस आए और 3,207 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 2,31,456 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि बीते दिन 1,01,875 एक्टिव केस कम हो गए हैं। अमेरिकी भारतीय समुदाय और भारत के डॉक्टरों समेत पेशेवरों के एक समूह ने अपनी तरफ से पहला ऑनलाइन मानचित्र शुरू किया है। इसमें भारत में अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय के साथ जानकारी दी जाएगी। इसका मकसद कोविड-19 के मरीजों को अहम और समय रहते सूचना मुहैया कराना है, जिनमें अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय के साथ जानकारी मिलेगी। फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन का भारत आने का रास्ता अब साफ हो चुका है। दोनों कंपनियों को वैक्सीन को लोकल ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। डीजीसीआई ने फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन पर अलग से लोकल ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है, यानी कि अब विदेशी वैक्सीन का डब्ल्यूएचओ या फिर अमेरिकी एफडीए से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी वैक्सीन को भी भारत में इजाजत मिल जाएगी। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने आम इंसान के साथ साथ डॉक्टरों को भी नहीं बख्शा। कोविड से संक्रमित कर सैकड़ों डॉक्टरों की जान अब तक जा चुकी है। आपको बताइए कि पूरे भारत में अब तक 594 डॉक्टरों की कोविड के चलते मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी है। आईएमए ने कहा कि देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान 594 डॉक्टरों की मौत हुई। आईएमए ने कहा कि सबसे ज्यादा मौत दिल्ली में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीकाकरण पर केंद्र सरकार की नीति को मनमाना बताया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका दिया, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को खरीद के लिए कहा। ये नीति तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीनेशन नीति पर स्पष्टता देने के लिए कहा है। साथ ही राज्यों से भी पूछा है कि वो क्या नागरिकों को मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास गतिविधियों को रोकने के इनकार करने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह अपील अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव ने दायर की है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली कार्रवाई में पक्षकार नहीं थे। याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट का यह कहना उचित नहीं था कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रमिक परियोजना स्थल पर ही रह रहे हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 टीकाकरण नीति पर अपनी सोच दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेज फाइल नोटिंग रिकॉर्ड करके रखें। न्यायालय ने केंद्र से कहा कि कोविड-19 के समस्त टीकों की खरीद का ब्यौरा देते हुए पूरे आंकड़े पेश किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से बताने के लिए कहा है कि क्या वो मुफ्त में टीका लगवा रहे हैं। कोर्ट ने म्यूकर माइक्रोसिस के इलाज पर भी जानकारी देने के लिए कहा है। मामले पर सुनवाई 30 जून को होगी।
देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अभी वैक्सीन की किल्लत के चलते विदेशों से इसकी खरीद बढ़ाने पर लगातार मंथन चल रहा है। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए कोरोना की चुनौतियों के बीच केंद्र के माध्यम से वैक्सीन की खरीदारी पर उनकी सहमति मांगी है। मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और उनसे अपने विचार साझा किए हैं। कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है, युद्ध स्तर से काम करने की जरूरत है। झारखंड में कोविड के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को 1 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में 10 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान जिले के भीतर ई पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही कम संक्रमण वाले 9 जिलों में जेवर, कपड़ा और जूतों की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। दिल्ली में कोरोना के 536 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 103 मरीजों की मौत हो गई है। 17 मार्च के बाद ये एक दिन में सबसे कम केस हैं। 17 मार्च को 536 केस की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर में संक्रमण दर 0.78% हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 14,27,439 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 13,93,667 मरीज ठीक हो चुके हैं और 24,402 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में टीके की कमी को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कोवैक्सीन की कमी के बावजूद खोले गए ढेर सारे टीकाकरण केंद्रों को लेकर सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर आप कोवैक्सीन की दूसरी खुराक मुहैया नहीं करा सकते तो इसने जोर शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों खोले जा रहे हैं। आगे अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आप कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद 6 सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले लोगों की दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से वैक्सीन को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से समय सीमा के भीतर मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव ऐसे समय पर पारित किया गया है जब देश भर में वैक्सीन की कमी है। हालांकि केंद्र से जून में बड़ी मात्रा में वैक्सीन के डोज उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि केरल में अब तक कुल 95,71,704 वैक्सीन की डोज सप्लाई की जा चुकी है। इनमें से 74,82,000 से ज्यादा लोगों की डोज लगाई जा चुकी है। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। कोविड-19 महामारी के कारण कई लोगों के बेरोजगार होने और खाद्य सामग्री खरीदने में आ रही मुश्किलों को देखते हुए मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमा वियारायते और पूर्व मंत्री सी बुल्लू अय्या ने अपने इलाके के गरीब लोगों के राशन का खर्च उठा रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में आइजोल पूर्व द्विपक्षीय निर्वाचन क्षेत्र से जीती रायते ने घोषणा की है कि वो 8 महीनों तक अपने क्षेत्र में 11,000 से ज्यादा गरीब लोगों को राशन देंगे।
तो वहीं आपको बता दें कि सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के बाद अब हिमाचल सरकार ने भी इसको अपनी परीक्षाओं को रद्द करने का जो तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में सीबीएसई की तर्ज पर आगे बढ़ने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में फैसला 5 जून की कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। बुधवार को अपने सरकारी निवास ओक ओवर शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बात कही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी बीते दिन से ट्विटर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि राहुल गांधी ने मंगलवार को कई लोगों को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया, जिसमें उनकी पार्टी के नेता और कुछ करीबी और कई पत्रकार भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, वायनाड के सांसद, ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोग और दिल्ली में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकारों का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते दर और विद्यार्थियों की स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में कयास लगाए जा रहे थे। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने परीक्षा पर बैठक के बाद यह फैसला सुनाया। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर देश में सियासत लगातार जारी है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि दिसंबर 2021 से पहले सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाना बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ आधारहीन बातें कर रहे हैं। बंगाल सीएम ने आगे कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं भेज रही है। केंद्र को यह चाहिए कि वे वैक्सीन की राज्य के लिए खरीदारी करें और इसे सभी को मुफ्त में दें। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक ली। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ एंटीबॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ एंटीबॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ जंग लड़ सकती है ਤੁਹਾਡੇ बॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो मामले हैं लगातार गिरावट दर्ज किए जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 1514 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4939 लोग डिस्चार्ज हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 28,694 हो चुकी है। रिकवरी दर 97.1% हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 115 लोगों की जान भी चली गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों को लगातार काबू करने के लिए सरकार अलग अलग तरह के कदम उठा रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसके प्रत्येक राजस्व क्षेत्र से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा 25 लाख रुपए और तीसरा 15 लाख रुपए का होगा। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर बनकर टूट रहा है। इंदौर जिले में ब्लैक फंगस के ज्यादा से कई मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि MYH अस्पताल में बीते 20 दिनों के भीतर इस बीमारी के 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। MYH के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि MYH राज्य में ब्लैक फंगस का इलाज करने वाला सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां इंदौर के अलावा अन्य जिलों के मरीज भी भर्ती होते हैं। सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि अब सरकार एक नया उपाय पर विचार कर रही है, एक ऐसा कदम जो उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की दिशा में प्रयासों को और बल देगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया है। यानी कि मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करने पर विचार कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। एक दिन पहले ही उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री की अगुवाई में वाली उच्च नियुक्ति समिति ने इसकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू थे, जो पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। पत्रकारों को भी कोरोना से लड़ाई में फ्रंटलाइन वॉरियर यानी कि अगली पंक्ति का योद्धा घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि लगातार पत्रकारों की जान जा रही है। अब तक 400 से ज्यादा पत्रकारों की जान जा चुकी है, लेकिन उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों में स्पष्टता नहीं मिल रही है। अगर इलाज से जुड़ी किसी सुविधा का ऐलान हो भी रहा है तो सिर्फ सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए है, इसमें बाकी के पत्रकार शामिल नहीं है। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, टेस्ट करो जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किनू मिले उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनू मिले उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। किसानों के लिए डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के प्रबंधन में तकनीकी को बढ़ावा देने के लक्ष्य से कृषि मंत्रालय ने 4 निजी संस्थानों के साथ करार किया है। इनमें बाबा रामदेव से जुड़ी संस्था पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान भी शामिल है। पतंजलि के अलावा जिन 3 अन्य कंपनियों और संस्थानों को करार दिया गया है उनमें बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजॉन वेब सीरीज और साथ में ESRI इंडिया और एग्री बाजार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को जारी किए गए जीडीपी के आंकड़ों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर पलटवार किया है। जीडीपी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आती। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपदा के दौर में ये कठिन समय जरूर है, मगर भारतीय अर्थव्यवस्था अब भी काफी मजबूत बनी हुई है। सागर हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस का सुशील पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने रोहिणी कोर्ट को बताया कि सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया, सब बर्बाद हो चुका है। कोर्ट में बताया गया कि मारपीट का वीडियो अहम सबूत था। ये वीडियो सबको डराने के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए बनाया गया था। पिछले साल सितंबर के महीने में संसद में पास 3 नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली के आसपास किसानों का प्रदर्शन पिछले करीब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है। इधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये उम्मीद जाहिर की है कि साल 2024 से पहले भारत सरकार मान जाएगी और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को राज्य के स्थापना दिवस पर अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले उन्होंने गन पार्क में पृथक राज्य आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कोविड-19 के कारण राज्य में इस साल जश्न सादगीपूर्ण रहा। संक्रमण का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लागू कर रखी हैं और जश्न मनाने के संबंधी निर्देश जारी किए हुए हैं। मुंबई में 1 जून से 15 जून तक लॉकडाउन के नियमों में कुछ राहत दी गई है। इस वजह से मुंबई के कई इलाके जैसे कि टोल नाके, चेक पॉइंट में भारी ट्रैफिक से जाम देखा जा रहा है। मुंबई के मुलुंड चेक पॉइंट पर ट्रैफिक जाम में गाड़ियां फंसी हुई नजर आई हैं। मुंबई में कोरोना के मामले हर रोज कम होते नजर आ रहे हैं। बीएमसी के नए नियमों के अनुसार अति आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानों को सुबह 7 से दोपहर तक खोलने की इजाजत दी गई है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार एनडीए घटक दल के नेता जीतन राम मांझी बीते कुछ दिनों से चर्चाओं में हैं। आपको बता दें कि हम सुप्रीमो के ट्वीट्स ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा रखा है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि मांझी अब फ्लिप मार सकते हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के बाद से कयास और भी तेज हो चुके हैं, लेकिन बुधवार को मांझी ने खुद सभी कयासों को फुल स्टॉप लगा दिया है। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक ली। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। कोरोना महामारी के दौरान जहां एक और लगातार फ्रंटलाइन में लगे डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर गलत टीका टिप्पणी और उनकी पिटाई तक की जा रही है। ताजा घटना असम के होजाई जिले की है, जहां पर इलाज के दौरान एक कोविड-19 मरीज की मौत के कुछ देर के बाद ही लोगों ने युवा डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए बताया कि इस मामले में पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट्स को काम करने की इजाजत दी गई है। इसी के तहत अब इन काम से जुड़े मजदूरों के वापस आने की संख्या भी बढ़ने लगी है। सरकार की ओर से बाहर से आने वाले मजदूरों की टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां दिल्ली में आने वाले और बाहर जाने वाले दोनों तरह के लोगों की टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षकों के हितों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही जो बच्चे समझते हैं कि उन्हें अंक देकर, कम अंक देकर प्रमोट किया गया है, तो उन्हें परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करेंगे। इस दौरान मोहन भागवत संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने इसकी जानकारी दी है। सुनील आंबेकर ने कहा कि सरसंघचालक की ये दिल्ली की नियमित यात्रा है। इस दौरान वे कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी के अंदर खींचतान को लेकर लखनऊ में केंद्रीय नेतृत्व की 3 दिन तक चली बैठक खत्म हो चुकी है। पार्टी पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ 3 दिन तक निजी मुलाकातों के दौर के बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष दिल्ली रवाना हो चुके हैं। अब वो पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह बीते 3 दिनों से दफ्तर में जमे हुए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए अस्थायी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 500 बिस्तर हैं। ऋषिकेश के बाद उत्तराखंड में डीआरडीओ के जरिए ये बनाया गया है दूसरा कोविड केयर सेंटर है। अधिकारियों के अनुसार 10,000 वर्ग फुट में तैयार आधुनिक सुविधाओं से युक्त जनरल विपिन चंद्र जोशी कोविड केयर में 375 ऑक्सीजन प्लांट हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि अल्पन बंदोपाध्याय अध्यक्ष अब बंद हो चुका है, लेकिन उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार में शामिल नहीं होने को लेकर उपजे विवाद के मसले पर उनका प्रशासन पूर्व सचिव के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ।
ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने बुधवार को आंदोलनकारी किसानों पर निशाना साधा है। फोगाट ने सोनीपत में कहा कि आंदोलनकारी खेत में काम करने वाले किसान नहीं है, ये केवल विपक्ष और फेसबुकिया लोगों का जमावड़ा है। फोगाट के अनुसार ये वो लोग हैं जो कुछ सुनना नहीं चाहते, केवल उपद्रव चाहते हैं। सोनीपत में आयोजित प्रेस वार्ता में बबीता भावुक भी हो गई। उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान नहीं सह सकती। पिछले 4 साल से पाकिस्तान में फंसा हैदराबाद का सॉफ्टवेयर इंजीनियर तेलंगाना और भारत सरकार की मदद से हैदराबाद पहुंच चुका है। कल पाकिस्तान ने अटारी बॉर्डर के पास साइबराबाद के माधापुर पुलिस को सौंप दिया था। हैदराबाद का सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत 11 अप्रैल 2017 से गायब था। काफी तलाशी और कई दिनों के इंतजार के बाद उसके परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद उसे जानकारी मिली कि उनका बेटा पाकिस्तान की जेल में फंसा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर शांति समझौतों के 100वें दिन पूरे होने के मौके पर खुद थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जम्मू कश्मीर में मौजूद रहेंगे। बुधवार को थलसेना अध्यक्ष 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रही हैं। इस दौरान वो एलओसी के हालात की समीक्षा के साथ साथ भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि इसी साल 25 फरवरी को भारत पाकिस्तान में समझौता हुआ था। गूगल एलएलसी ने दावा किया कि डिजिटल मीडिया के लिए ओटीटी नियम उसके लिए सर्च इंजन पर लागू नहीं होते हैं। इंजन आपको बता दें कि कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को अनुरोध किया कि वो एकल न्यायाधीश के उस आदेश को दरकिनार करे जिसके तहत इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री हटाने संबंधी मामले की सुनवाई को लेकर आदेश सुनाया गया था। आज लाल निशान पर खुले घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव रहा। अंत में दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स निफ्टी इस्पात रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 85.40 अंक की गिरावट के साथ 51,839 49.48 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.35 अंक यानी कि 0.0% ऊपर खुला। वहीं आपको यह भी बता दें कि महामारी का कहर लोगों के पेट पर अब दोगुना असर दिखाने लगा है। इस महामारी के कारण पिछले महीने मई में 1,54,00,000 भारतीय को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। पिछले 1 साल में देश में आर्थिक सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जुलाई 2020 से उपभोक्ताओं के लिए राहत दिखाई नहीं दे रही है और न ही अर्थव्यवस्था में किसी तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर एक बार फिर से उन्होंने हमला किया है, सवाल पूछे हैं।
दुविधा से भरे टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है, ये सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस ने मुफ्त टीकाकरण की पैरवी की है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कांग्रेस का स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हैशटैग के लेकर उन्होंने ये बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस अभियान के साथ में हैशटैग करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है। मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस सरकार की नीति पर सवाल उठा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2020-21 का चौथी तिमाही के टीडीएस दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले टीडीएस दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई थी। इस तरीके से फॉर्म 16 जारी करने की तारीख भी 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दी गई है। पिछले एक महीने से क्रिप्टो करेंसी के गिरने का सिलसिला जारी है। बुधवार को निवेशकों ने इसमें से अपना पैसा निकालना जारी रखा। हालांकि मीम टोकन में कुछ अभी भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिटकॉइन और इथोसिस बुधवार को भी नीचे गिरते रहे। बुधवार को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का भाव $36,571 रहा। WHO ने चीन की सिनोवेक कोरोना वेक की ओर से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। कंपनी की ओर से ये आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो वैक्सीन है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। वैक्सीन का निर्माण बीजिंग की दवा कंपनी सिनोवेक ने किया है। स्वास्थ्य उत्पादकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए WHO ने फैसला लिया है। चीन सरकार ने एक बार फिर से अपनी तानाशाही का सबूत दुनिया को दिखाने का काम किया है। चीन सरकार ने एक पत्रकार और लोकप्रिय ब्लॉगर को 8 महीने की सजा सुनाई है। लोकप्रिय ब्लॉगर ने गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद चीनी की सरकार ने ब्लॉगर पर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया और गलवान घाटी में भारत चीन के बीच तनाव करने को लेकर सवाल भी उठाए। ब्रिटेन में बीते साल 2020 मार्च के बाद से पहली बार कोरोना से कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। ब्रिटेन में जारी आधिकारिक आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। ब्रिटेन में कोरोना से होने वाली मौतों की कुल संख्या 1,27,782 पर बनी हुई है। इन आंकड़ों में केवल उन लोगों की मौत शामिल है जिसकी मौत पहले पॉजिटिव टेस्ट के 28 दिनों के अंदर हुई है। मस्जिद में लाउड स्पीकर की आवाज को प्रतिबंधित करने वाले आदेश का सऊदी अरब प्रशासन ने बचाव किया है। उसने कहा कि यह मामला ज्यादा शोर के बारे में शिकायतों से प्रेरित था। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय का कहना है कि लाउड स्पीकर की आवाज को अधिकतम आवाज के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आदेश मुख्य रूप से नमाज के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को ही सीमित करता है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की बेतहाशा वृद्धि पर चिंता जाहिर की है। यूएन ने चेतावनी दी है कि भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के उच्च संक्रामक स्वरूप में उप क्षेत्रों में असाध शरणार्थियों में फैलने का खतरा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।